नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च को बीजेपी जारी करने वाली है। ये बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां 7 मार्च को भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और पूरी उम्मीदें हैं कि 8 मार्च को दूसरी सूची जारी हो जाए। सुभाषपा, आरएलडी और अपना दल की सीटें इस दौरान तय की जाएंगी। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक बिजनौर बागपत सीट आरएलडी को दी जा सकती है। वहीं अमरोहा सीट पर भी आरएलडी दावेदारी पेश कर सकती है। ये बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से आई है, जहां 8 मार्च को बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस सूची में सहयोगी पार्टियों को मौका दिया जाएगा, सहयोगी पार्टी के प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जाएगा। 7 मार्च को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। ऐसे में सुभाषपा, आरएलडी और अपना दल की सीटें तय की जाएंगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बिजनौर बागपत सीट आरएलडी को दी जा सकती है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अमरोहा सीट पर भी आरएलडी दावेदारी पेश कर सकती है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी सलाहकार संपादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आखिर क्या कुछ खास हो सकता है 8 मार्च को आने वाली इस सूची में? देखिए किरण, बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है। यूपी कोटे के 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि बाराबंकी से जो मौजूदा सांसद है उपेंद्र रावत, उनको लेकर के एक आपत्तिजनक वीडियो आया। उसके बाद हो सकता है उनके नामों में बदलाव की भी कवायद चल रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि 7 तारीख को यानी 7 मार्च को एक बार फिर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें शेष बचे जो 29 सीटें हैं, जिसको लेकर के काफी असमंजस के हालात बने हुए हैं, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी जैसे तमाम बड़े नेता हैं, जिनके नामों को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी संभवतः उनको अपना उम्मीदवार न बनाए। ऐसे में निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। और जो दूसरी सूची बीजेपी की उत्तर प्रदेश के कोटे से आने वाली है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़ा बदलाव जहां होने की बात कही जा रही थी वो इस सूची में शामिल हैं। तो 7 मार्च को ये बैठक होगी और 8 मार्च को ये माना जा रहा है कि दूसरी सूची उत्तर प्रदेश कोटे की आ जाएगी। इसके पहले अमित शाह से कल जिस तरह से सुभाषपा की बात की जाए, अपना दल की बात की जाए, तमाम जो घटक दल है उनके नेताओं की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसमें सबने सीटों के अपने जो डिमांड थी वो रखी थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें अपना दल और आरएलडी को 2 सीटों के अलावा कोई और देने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इन सारे मुद्दों को लेकर के 7 तारीख की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और उसमें जो है सीटों को अपने गठबंधन समेत जो शेष बचे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पूरे नामों की घोषणा हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जी संजय जी, आखिर कितनी सीटें ऐसी हो सकती हैं जो सहयोगी दलों की खाते में जा सकती हैं? देखिए, अभी तक जो बातें निकल करके आ रही हैं, राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें मिली हैं, अपना दल को 1 सीट और सुभाषपा को भी 1 सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि इस सिलसिले में मैं निश्चित तौर पर एक बात और कहना चाहूंगा कि फिलहाल जो माना जा रहा था कि सूबे में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान या आरएलडी के जो 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने की बात थी, उस पर अभी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अभी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो पार्टी में ही बगावत के शुरू भर जाएंगे, क्योंकि कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो कई बार के विधायक हैं, वो भी मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। लिहाजा हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद हो, लेकिन एक जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना ही चाहिए चुनाव के पहले, तो अगर इसमें बीच की बात नहीं बनती है तो संभवतः ये 9 या 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो मंत्रिमंडल विस्तार को टालने के मूड में नजर आ रहा है। जी संजय जी, जैसे आपने अभी बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पार्टी में ही ऐसी भी बातें हो रही हैं कि बगावत हो सकती है। दूसरी ओर जो सहयोगी दल हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। क्या लगता है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है चुनाव से पहले, तो क्या सहयोगी दल भी दगा दे सकते हैं बीजेपी को? देखिए, जो अपना दल की बात कर ली जाए या सुभाषपा की बात कर ली जाए या फिर आरएलडी की बात कर ली जाए, इन लोगों से केंद्रीय नेतृत्व ने खुलकर बातें की हैं और एक एक करके बंद कमरे में बात और मुलाकात का सिलसिला चला है।
तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह का कोई खलल पैदा हो, क्योंकि भाई केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और जाहिर सी बात है उसके शक्ति का आकलन सारे सियासी दलों को है। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है कि बीच का रास्ता निकालने की फिलहाल कोशिश हो रही है। हालांकि इस पर ये भी कहा गया है इन नेताओं से कि प्रधानमंत्री से भी इस पर चर्चा की जाएगी, जो रास्ता निकलता है देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि 7 तारीख को जो संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है उसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और हमें लगता है कि ये तय हो जाएगा कि सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार होता है या नहीं होता है। और इन जो आरएलडी की जो तीसरे सीट की मांग है, अमरोहा की बात कर ली जाए, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार हार गई थी, उसे दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि अपना दल और सुभाषपा को लेकर के बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट है कि इनको एक एक सीटें देने की बात है। तो फिलहाल देखने वाली बात होती है। 8 मार्च की सूची जो होगी वो काफी दिलचस्प होगी। तो जिन नेताओं के टिकट काटने की कवायद की जा रही थी, जिनको होल्ड पर रखा गया था, उसको लेकर संसदीय बोर्ड में क्या कुछ फैसला होता है, ये बहुत कुछ दिशा और दशा तय करेगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रुक रुक कर हो रही बारिश और तेज हवा ने खेतों में खड़ी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इन फसलों में आलू, सरसों, गेहूं, चना, पोस्ता, आम समेत कई फसलें शामिल हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के नुकसान का आकलन करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी ओर अगर सीएम की बात करें तो सीएम ने भी इस मामले में सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। सीएम ने 24 घंटे के भीतर ही खराब फसलों का मुआवजा देने के निर्देश और आदेश जारी किए हैं। जिसमें गेहूं की फसल खड़ी थी सब पूरी गिर गई है, लाही की फसल हुई और बहुत सी फसलें ऐसे हैं जो गिर गई हैं और बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। ये बारिश से किसान तो ही रो रहा है और बहुत बड़ी समस्या हो गई है इस बारिश की वजह से। और हवा जो तेज चली इससे गेहूं बहुत ज़्यादा ही गिर गया है और बहुत ही नुकसान हुआ, भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। गेहूं गिरने से कौन कौन सी फसलें नुकसान हुई हैं बारिश से? गेहूं की फसल जैसे हुई, लाही की फसल हुई और आलू की हुई, ये सब फसलें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये कहना चाहते हैं कि 2 दिन से इतना मौसम का मिजाज अचानक पलट गया, तेज़ हवा चला। 2 दिन से लगातार तेज़ हवा चलते हुए बारिश भी हुआ है, ओलावृष्टि भी हो गई है। इससे फसलों को काफ़ी नुकसान, हद तक ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे लाही की फसल है, गेहूं की फसल है, ये आलू की फसल है, तमाम नुकसान हुआ। मटर की फसल है, सब गिर गए, अस्त व्यस्त हो गए हैं। कई किसानों का देखा है और अपार फसलें सब गिर गई हैं। खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, आप राजधानी में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन ओलावृष्टि हुई उससे हर कोई हैरान नजर आ रहा था। फिलहाल किस तरह के हालात, किस तरह का मौसमी मिजाज देख पा रहे हैं आप? जी किरण, देखिए बिल्कुल शुक्रवार शाम से यूपी के तमाम जिलों में मौसम ने करवट ली। पूरब से लेकर पश्चिम तक एक बारिश शुरू हो गई और इससे एक बार फिर से सर्दी और ठिठुरन बढ़ गई। आपको बता दें कि लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई कल, जिससे काफी फसलों का नुकसान हुआ। चाहे वो गेहूं की फसल रही हो, चाहे सरसों की रही हो, चाहे आलू की रही हो या अन्य जो भी फसलें थी उनका नुकसान हुआ। फिलहाल वर्तमान में राजधानी लखनऊ के कई हिस्सों में बूंदाबांदी जारी है और बादल छाए हुए हैं। अभी भी मौसम साफ नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर ले अन्य जिलों की, जहां कल बारिश और ओलावृष्टि के चलते काफी नुकसान हुआ फसलों को, चाहे महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर समेत अन्य कई जिले हैं जहां पर जनहानि भी हुई और जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं और जो भी फसल में नुकसान हुआ उस पर मुआवजा दिलाने की बात कही है। अभिनव, जिस तरह से सीएम ने ये आदेश पारित किया है कि किसानों को 24 घंटे के भीतर ही मुआवजा दिया जाए, प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम, एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल जो फसल का नुकसान हुआ वहां मौके पर जाके जांच करने के निर्देश दिए हैं और जो भी वहां से जानकारी होती है उसको संबंधित विभाग तक पहुंचाने के ये निर्देश हैं। अब जो अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कितनी फसल नुकसान हुई, किस किसान को कितना नुकसान का सामना करना पड़ा। उसी हिसाब से ये पूरा डाटा है संबंधित विभाग को देंगे और फिर वहां से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि सरसों और गेहूं की फसल जो वो पूरी तरह से तैयार हो रही थी, लेकिन इसी बीच जो अचानक से मौसम ने करवट ली, ये किसानों
के लिए एक बहुत संकट की बात थी और किसान इससे मायूस हो गए, जिससे उनकी फसल नष्ट हो चुकी है। जी अभिनव, क्या फिलहाल किसी किसान की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का आंकड़ा आप तक पहुंच पाया है कि कितना नुकसान हुआ होगा, या फिर अभी भी लगातार जांच जारी है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार इसका डेटा जुटाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। 700 से अधिक किसानों ने 24 घंटे पहले तक आवेदन किया था मुआवजे के लिए। और आपको बता दें, जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उसमें हमीरपुर और कानपुर का एरिया है, जो वो पूरा रीजन है, वहां सबसे ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भी किसान परेशान हैं। ये बादल जो कहर बनकर किसानों पर बरपे हैं, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से गेहूं की फसल पूरी तरह से खेतों में बिछ गई है। गेहूं का काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। किसान एक और काफी ज्यादा परेशान है, दूसरी ओर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर सीएम की, तो सीएम ने 24 घंटे के भीतर ही मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीतापुर से हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सीतापुर में किसानों का किस तरह का हाल आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सीतापुर का जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ कल जो 2 दिन की बारिश हुई है, उसको लेकर किसान काफी मायूस दिखे हैं। और जो सीतापुर का रामपुर मथुरा क्षेत्र है, वहाँ पे अत्यधिक ओलावृष्टि हुई है, जिससे उस क्षेत्र में फसलों का जो मौसमी फसलें हैं, गेहूं है और अन्य फसलें, उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसान मायूस दिखे हैं और उन्होंने प्रशासन से भी अपना दर्द दया किया, जिसको लेकर सीतापुर प्रशासन ने जो तहसील के अधिकारी है, प्रधान है, उनसे एनालिसिस करने के लिए कहा है। जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, ये सब फील्ड में उतरे हुए और ये सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को मुआवजा देने की जो सर्वे है वो कर रहे हैं। जी मोहित, सुबह से किस तरह का मौसम सीतापुर में बना हुआ है? क्या अभी भी बारिश के आसार हैं या फिर किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं सीतापुर में? जी फिलहाल सीतापुर में आंख मिचौली चल रही है मौसम की, कभी बदली हो जाती है तो कभी धूप हो जाती है। इस समय सीतापुर में धूप खिली हुई है, लेकिन आंख मिचौली का खेल चल रहा है मौसम का, और कहीं बदली होती है तो कहीं धूप निकल आती है। जी मोहित, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? क्योंकि देखिए सीएम ने सख्त निर्देश जारी किया है कि 24 घंटे के भीतर ही किसानों तक मुआवजा पहुंच जाए। किसान काफी ज्यादा परेशान है, तो प्रशासन किस स्तर की तैयारी किए हुए आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सीएम की मंशा को देखते हुए सीतापुर जो प्रशासन है, डीएम मनोज सिंह है, वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हो। जिन तहसील जो तहसील क्षेत्र में तहसीलदार हैं, एसडीएम्स हैं और लेखपाल कानूनगो, इनको सबको लाइन अप किया हुआ है और सबको एक सर्वे करके डाटा जो है प्रशासन को मुहैया कराने की बात उन्होंने कही है। और जहां तक है कि देर शाम तक ये डाटा प्रशासन के पास पहुंच भी जाएगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद मोहित। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इस लिस्ट में केंद्र के मंत्रियों और बड़े चेहरों को लोकसभा प्रत्याशी एक बार फिर से बनाया गया है, जबकि इस सूची में उत्तर प्रदेश के 51 नामों की घोषणा हुई है। इसमें से 9 केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं आगरा से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। उत्साह है युवाओं में। पहला उत्साह का कारण युवाओं में ये है कि युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करना, ये हर युवा की एक पहली प्राथमिकता होती है। जब संगठन का अध्यक्ष युवा होता है, युवा सोच के साथ, युवा तरुणाई को साथ में लेकर, क्योंकि युवा को जब उल्टा लिखते हैं तो वायु हो जाती है। और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो वायु चली, आपने निकाय चुनाव में ही देखा। हमारे मोदी जी और योगी जी ने जो विश्वास जताया है आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी पर, और युवा तरुणाई आज भाजपा कार्यालय पर इकट्ठा होकर जैसे जश्न मना रहे, लड्डू वितरण किया है, पटाखे चलाए हैं। और प्रत्येक युवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसपी सिंह बघेल अपने आप को समझता है और उसके बाद युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता वहाँ पर अपने बूथ पर काम करेगा। बात है कि हमारे लोकप्रिय सांसद एसपी सिंह बघेल पहली सूची में नाम आना, ये उनका कद है। हम जानते हैं पार्टी को जब जब जरूरत पड़ी है कहीं भी टक्कर देने की, बघेल साहब को उन्होंने आगे किया है। उन्होंने पार्टी के हर अपेक्षा पे खड़े उतरे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता, विधायक राजेंद्र मौर्य और जिलाध्यक्ष ने एक होटल में संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। वहीं आगे सांसद ने कहा कि संगम लाल गुप्ता ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और इसी वजह से 2024 में एक बार फिर से भाजपा ही सत्ता संभालेगी।
मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने क्षेत्र की देवदूत जनता का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि क्षेत्र की जनता के कार्य को देखते हुए और पार्टी ने हमें दोबारा विश्वास जताया है, दोबारा हमको सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता से यही अपेक्षा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद जैसे हमको 19 में मिला था, 17 में मिला था, वैसे 24 में भी आशीर्वाद मिले और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर क्षेत्र के गांव कपला में नहर में बारातियों से भरी हुई एक कार गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर डीएम और एसएसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने एक की मौत की पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर परिवार की माने तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये इको गाड़ी जो है नहर में गिरी है, जिसमें 8 लोग सवार होना बताए गए हैं। 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोग ठीक हैं। अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। एनडीआरएफ भी आ रही है, एसडीआरएफ भी आ रही है, लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं। यहाँ हम लोगों का सौभाग्य था कि यहीं एकदम बगल में ही, नहर के बगल में पीएसी फ्लड की यूनिट रुकी हुई थी। उनको तत्काल उन लोगों ने रेस्क्यू किया, तो 5 लोग निकाले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया है और सभी जो भी घायल हैं उनका पूरा समुचित इलाज कराया जा रहा है। इको गाड़ी गिरी है नहर में, तो उसमें 3 बॉडी आई हैं और तीनों हमने मोटर सीट में रखवा दी है। कुछ घायल भी आए क्या? घायल कोई नहीं आया है। 3 की मौत। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कल रात हुआ। शेरपुर गांव के निवासी थे और एक ही परिवारिक जन थे और वो शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अलीगढ़ में पेशावा जा रहे थे और रात में जो है उनकी गाड़ी इको गाड़ी थी जो नहर में गिर गई, जिसमें 3 बॉडी हमें रात मिल गई थी। उसका पीएम कराया जा चुका है उन सभी का। 2 लोग सकुशल बच गए थे, ठीक हैं वो, और बाकी 3 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम स्थानीय गोताखोर और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तलाश जारी है। थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है। आज देर रात्रि बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और तब ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है। यहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का, जिसमें कि फ्लड पीएसी हमारी रुकी हुई थी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहाँ से निकाला गया। वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है। 5 लोगों को इनके द्वारा निकाला गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से एक की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, 2 को सीरियस बताया गया है और शेष 3 लोग अभी नहीं मिले हैं। उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। मेरे बहन भाई थे और एक चाचा थे, कॉन्टैक्ट में रिश्तेदारी में थे। वो शादी में जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी ड्राइवर ने नहर में वो कर दी, उस पर वो नहीं हो पाई कवर। 2 सिस्टर की मौत हो गई, एक भाई की मौत हो गई, छोटे की। एक भाई मिला नहीं है अभी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या जो 3 लोग लापता थे उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको कि हम बता दें, अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और आपको बता दें कि 3 लोगों की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं हुई है। जी, फिलहाल क्या पुलिस की ओर से बताया गया है कि हादसा कैसे हुआ या फिर किसी भी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अमन। अयोध्या के फटिकशिला में मौजूद रमीला कुमारी कुटीर होटल प्रबंधन पर बंधा तिराहे से रामघाट हाट तक रेलवे स्टेशन बंधा पर जाने वाला रास्ता बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे आने वाले राहगीरों और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रामघाट में रहने वाले सदानंद मिश्रा ने रमीला कुटीर होटल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंधा तिराहे से रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया है। कई सालों से लोगों
लोगों का आना जाना इस रास्ते से था, लेकिन जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हुआ है और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तब से रमीला कुटीर होटल के जिम्मेदारों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनाई गई सरकारी रोड पर अपना बैरियर लगाकर प्राइवेट गार्ड बैठा दिया है और रास्ता बंद कर दिया है। इस वजह से न सिर्फ अयोध्या आने जाने वालों को बल्कि अयोध्या में रहने वालों को भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तिराहा जो रामघाट हाल्ट की तरफ जाता है, जो बंधे की रोड बनाई गई है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है इसको, और इस पे जो है व्यक्तिगत रमीला कुटीर वालों ने अपना एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा करके बैरियर लगा दिया है, जिसमें आम पब्लिक की एंट्री जो है नहीं होने दे रहे हैं। हमारी मांग यही है कि ये बैरियर हटाया जाए और आम पब्लिक के लिए उसको खोला जाए, ताकि रामघाट हाल्ट पे भी लोग पब्लिक की आने जाने की व्यवस्था सुचारू रूप से वहाँ चलने लगे। जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बनाई गई है, आम पब्लिक के लिए बनाई गई है। इसलिए जो है ये बैरियर हटाया जाए और आम पब्लिक आराम से जो है ताकि उस पर आ जा सके। और बगल में जो है रामघाट हाल्ट का रास्ता वहीं से जाता है, कोई टिकट लेने जा रहा है, कोई ट्रेन के लिए जा रहा है, सबके लिए एक सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं है कि स्पेशल रमीला कुटीर के लिए जो है ये रास्ता बनाया गया है, वो बैरियर लगा के उसको व्यक्तिगत यूज करें। खबर जालौन से है, जहां एक परिवार ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर गेस्ट हाउस ले जाकर बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को परीक्षण के लिए भेजा गया है और पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में उसके परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जानकारी ऐसा है मतलब कि हम लोग रहते हैं, मतलब मोहल्ले में रहते हैं, मन प्रेम हो गया। मन प्रेम की वजह से उसकी मैडम बोली कि ऐसा करो अपनी लड़की को भेज दो हमारे साथ में, हम जा रहे हैं रियासत में न्योता खाने के लिए। तो हमने चलो मन प्रेम में लेवा जा रहे हैं, कोई बात नहीं है जाने दो। तो हमने कह दी हमने चली जाओ। उसके बाद में ये लेवा के गई। फिर 10 बजे फ़ोन किया, बोला कि ऐसा है कि पानी बरस रहा है, अभी नहीं आ पाएंगे हम, जब पानी निकल जाएगा तब उसके बाद में आएंगे। फिर उसके बाद में हमने चलो कोई बात नहीं, हम तो लेटे हुए ये आए 3 बजे। 3 बजे पे आए तो हमने फ़ोन देखा, 3 बजे आए, हमारे गेट के सामने खड़े हुए। बोला कि हमारी लड़की बोली कि मम्मी की गेट खोलो, तो हमने गेट खोल दिया। अंदर से गेट खोला तो लड़की अंदर आई, तो ये इसका मुँह लटका हुआ था लड़की का। तो उसने बोला, हमने कि क्या बात है, हमने कि ऐसे तुम क्यों खड़ी हो, क्या लग गई, क्या कहीं गाड़ी टक्कर हो गई क्या? बोला गाड़ी टक्कर नहीं, अंकल ने हमारे संगे ऐसी हरकत करी है। बांदा सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी रोड ना बनने की वजह से वो मजबूर हैं और कीचड़ भरे रास्ते से होकर निकलना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय रामबाबू वर्मा ने बताया कि अपने निकलने के लिए लोगों ने मजबूरी में इधर उधर ईंट रखकर निकलने का रास्ता बना लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि ग्राम पंचायत प्रधान और सचिव कोई समस्या के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो किसी भी तरह से सिर्फ इस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, जिससे बच्चों पर भी गिरकर चोट लगने का खतरा बना हुआ है। खबर बाराबंकी से है, जहां परिवहन विभाग के चालक खुलेआम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसका एक नमूना फिर से देखने को मिला है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर मोबाइल फोन से बात करते हुए बस चला रहे हैं। सूत्रों की माने तो यात्रा कर रहे यात्री ने बताया कि लोगों ने ड्राइवर को समझाया, लेकिन वो लोगों की बातों को अनसुना करता रहा। प्रतापगढ़ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां एसपी के निर्देश पर लगातार शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चल रहा है। यहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का सामान बरामद किया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।